हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कैसे वेरी करती है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज गिवन बाय, कैसे हम लेते हैं उसको, रो इक्वल टू किसके बराबर होता है, रो इक्वल टू m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वेयर टाउ के बराबर। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की बात करें चाहे रेजिस्टेंस की, सेम थिंग है। बिकॉज रेजिस्टेंस देखो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। इट मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है, तो हम रेजिस्टिविटी की बात करें चाहे रेजिस्टेंस की बात करें, सेम, दोनों के लिए सेम रहेगा। क्लियर है? ओके, अब हम सबसे पहले केस ले रहे हैं मेटल्स का, कि जब मेटल्स में हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है। देखो, इन केस ऑफ मेटल्स जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जो आपके पास थर्मल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या करना शुरू कर देंगे, फास्ट मूव करना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे पॉजिटिव मेटल आयन से और इलेक्ट्रॉन से। तो जो टाउ है, जो उनके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है, वो कम हो जाएगा, वो फास्ट कोलाइड करने स्टार्ट करेंगे, तो ये चीज़ कम हो जाएगी। मीन्स टेम्परेचर जैसे हमने इंक्रीज किया मेटल्स का, तो जो आपके पास रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, वो रेजिस्टिविटी की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? मेटल के केस में जैसे, मतलब मेटल के केस में हमने क्या कहा, जैसे हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर है? ओके, देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी दो ही फैक्टर्स पे मेन डिपेंड कर रही है। एक तो ये जो आपके पास नंबर डेंसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और रिलैक्सेशन टाइम है, ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके केस में हमने बता दिया अभी, जैसे ही टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अब सेकंड केस है ये वाला, नंबर डेंसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कुछ कुछ लूजली बाउंड होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो भी रिलीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, बट इन केस ऑफ मेटल ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसको हम निग्लेक्ट कर लेते हैं, इस वाले फैक्टर को हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ऑलरेडी इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, थोड़े से और भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो वो उससे उस चीज़ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम इस फैक्टर को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ हम रिलैक्सेशन टाइम से ही चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर हुआ? ओके, ये मेटल के केस में है। देखो, यही हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है मेटल्स के केस में। फॉर मेटल द नंबर डेंसिटी n ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो ये नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। बिकॉज मेटल्स में क्या होता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? ओके, फिर क्या बच गया आपके पास, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विद मेटल आयंस, सो मीन कोलिजन टाइम जो टाउ है वो डिक्रीज हो जाएगा। हैंस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, बिकॉज ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम कहते हैं कि मेटल के केस में जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? ओके, अब देखो हम नेक्स्ट वाला है इसके साथ ही टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हम उसके बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी आती हैं इसके बेस पे। देखो, अगर हम कंसीडर कर लें, अगर हम कह रहे हैं कि इफ डेल्टा आर इज द चेंज इन रेजिस्टेंस, अगर डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, जैसे हमने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, उसको हमने डेल्टा आर ले लिया। तो डेल्टा आर किसके बराबर राइट डाउन कर सकते हो, आर माइनस आर नॉट। ठीक है, ये फाइनल रेजिस्टेंस और ये क्या होगी, इनिशियल रेजिस्टेंस। और डेल्टा टी हम कंसीडर कर लेते हैं, डेल्टा टी क्या ले लेंगे फिर हम, टी माइनस टी नॉट, ये फाइनल टेम्परेचर और ये क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है ना? आर नॉट
आर नॉट एंड टी नॉट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड इनिशियल टेम्परेचर, और आर और टी क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस एंड फाइनल टेम्परेचर। क्लियर है? ओके, अब हम कह रहे हैं कि जो डेल्टा आर की वैल्यू है, चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल रेजिस्टेंस के। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है जितनी भी चेंज होगा रेजिस्टेंस का, और जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर के। ये दो चीज़ें याद रखनी है आपने, ठीक है ना। देखो, इसको अगर हम वन नाम दे दें और इसको हम सेकंड दे दें तो क्या करेंगे हम, कंबाइनिंग 1 and 2। ये हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो डेल्टा आर, इनको कंबाइन किया तो डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस के हो गया, आर नॉट डेल्टा टी, राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे। अब डेल्टा आर इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ अल्फा इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, ये अल्फा है, अल्फा, और ये आ गया आर नॉट डेल्टा टी के बराबर। क्लियर है? यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप क्या निकाल दोगे, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी, ये आ गया आपके पास अल्फा की वैल्यू। वेयर अल्फा, अल्फा को क्या कहते हैं, अल्फा, अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट, बोलते हैं अल्फा को। क्लियर हुआ यहां तक? ओके, अब देखो ये अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी, बस ये वाली चीज निकल गई। अब आपने डेल्टा आर की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या ली हुई है, ये वाली, ठीक है, डेल्टा आर और डेल्टा टी, ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर माइनस यहाँ पे आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट वैसे ही, और डेल्टा टी की जगह आ जाएगा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम किस तरह से एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आर माइनस आर नॉट के, ठीक है। और आर नॉट को इधर लेके आ जाओ तो आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आर के, ठीक है। आप इसे ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, आर को इस तरफ ले आओ, आर इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट, आर नॉट को आपने कॉमन निकाल दिया और अंदर रह गया 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपके फाइनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी, इसके बेस पे काफी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है। क्लियर हो रहा है आपको, समझ आया कैसे निकाला ये, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन की हुई है। देखो, डेल्टा आर बी द चेंज इन रेजिस्टेंस एंड डेल्टा टी बी द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए, डेल्टा आर इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी टी माइनस टी नॉट, वेयर आर नॉट एंड टी नॉट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, और आर और टी क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस और फाइनल टेम्परेचर। फिर हमने कहा जो चेंज इन आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इनिशियल वाले रेजिस्टेंस से, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन रेजिस्टेंस जो है चेंज इन टेम्परेचर के। इन दोनों को कंबाइंड किया और अल्फा इंट्रोड्यूस हो गया, अल्फा की वैल्यू ये वाली आ गई, अल्फा को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। फिर ये वाली वैल्यू डेल्टा आर और डेल्टा टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी तो क्या आ गया, देखो यहाँ पे ये सब सॉल्व करके आर की वैल्यू ये वाली आ गई। क्लियर है? ओके, अब देखें मेटल के केस में, हम मेटल के केस में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मेटल के केस में हमने क्या कहा था, जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा की वैल्यू मेटल के केस में पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये चीज पॉजिटिव होगी मींस इसमें कुछ ना कुछ हम ऐड कर रहे हैं, इसमें इट मींस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ मेटल्स। अब देखो अगर हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी और इस तरफ टेम्परेचर अगर हम ले लें तो वो इस तरह से वेरी करता है, जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है वैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है।
और जैसे टेम्परेचर की वैल्यू 0 होती है ऑलमोस्ट, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। और इन केस ऑफ एलॉयज, जैसे नाइक्रोम वायर्स हैं, ठीक है, इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, या ऑलरेडी इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तभी इनको हम हीटिंग एलिमेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो टोस्टर्स वगैरह होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसके ये वाले ये जो हैं ये बहुत कम टेम्परेचर डिपेंडेंस होते हैं, ये टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। क्योंकि देखो अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 भी है ना बिल्कुल, तो भी इसकी रेजिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू है, और वो उतना ज़्यादा वेरी भी नहीं करता ये टेम्परेचर से, ठीक है। ये किसके केस में है, एलॉयज के केस में। क्लियर हो गया, ओके। ये आपके पास मेटल्स के केस में हो गया और ये एलॉयज के केस में हो गया। यही डिफरेंस भी होता है इनके बीच में, ठीक है। कि इसके केस में तो क्या होता है, जो आपके पास मेटल्स हैं, जैसे आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू जब बहुत कम होती है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ऑलमोस्ट क्या होती है, 0 होती है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है। बट एलॉयज के केस में क्या होता है, वो टेम्परेचर पे उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर अगर 0 है तो भी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई ना कोई रहती है। क्लियर है। अब हम सेमीकंडक्टर के केस में आए। देखो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में भी अगर हम कहें, इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर द रिलैक्सेशन टाइम टाउ डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। देखो इसके केस में भी अब हम यहाँ भी यही केस डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, m डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर टाउ, जैसे हमने उसमें किया था, ठीक है, मेटल के केस में। क्लियर है। अब इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में अगर हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, देखो जैसे हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसका मतलब टेम्परेचर के राइज करने से, जैसे हमने टेम्परेचर राइज किया, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, डिक्रीज हो जाती है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के केस में देखो, अब इस वाले केस में हम इस फैक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, इसको कंसीडर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेटल के केस में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो अगर थोड़े से बढ़ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उनको हम कंसीडर करेंगे इस केस में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में। और अगर हम रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो इस वाले फैक्टर को अब हमें कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला फैक्टर हमने मेटल्स में कंसीडर किया था, बट यहाँ हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या करते थे, वो जल्दी जल्दी कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं मेटल्स, है ना, तो ये टाउ डिक्रीज हो जाता था। पर अब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है ही नहीं, है ना, तो ज़्यादा कोलाइड करने वाली जो भी ये वाला फैक्टर है, इसे हम अगर ना भी कंसिडर करेंगे तो चलेगा, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है ही नहीं, तो वो कोलाइड भी ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं रहता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसलिए हम ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, जैसे हमने टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ये राइज करेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, टेम्परेचर हम जैसे राइज करते हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यही हमने चीज़ यहाँ लिखी है, ठीक है। इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर द रिलैक्सेशन टाइम टाउ डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, बट नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। So, in case of semiconductor, resistance and resistivity decreases with increase in temperature. Clear? और अगर हम अल्फा की बात करें इसमें, ठीक है, कहीं कहीं आपको जरूरी नहीं है इस तरह से एक्सप्लेन किया होगा, ये तो मैंने इसलिए कर दिया कि आपको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया। अदरवाइज अल्फा के बेस पे भी बता सकते हो। इन केस ऑफ मेटल्स अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में अल्फा की वैल्यू, जो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर ये वाली चीज़ नेगेटिव होगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कम, तो मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, कम। जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में कम हो जाती है।
आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो अल्फा के बेस पे। क्लियर है? और अगर इसमें हम अब ग्राफ प्लॉट करें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, तो वो इस तरह से आता है। जैसे हम टेम्परेचराइज करते हैं, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।